और नेक्स्ट टर्म इज़ प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ऑफ अ पीरियड ओवर इट्स रिलेटेड एक्सपेंसेस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज़ प्रॉफिट। प्रॉफिट इंक्रीज एज द इन्वेस्टमेंट ऑफ द ओनर। प्रॉफिट मीन्स क्या होता है, व्हेन वी हैव अर्न एक्सेस ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, अपन ने 10-12 हज़ार का रेवेन्यू नहीं, अपन ने 1 लाख 2 लाख का रेवेन्यू अर्न किया है, अपन ने बहुत ज़्यादा सेल्स की है, या अपन ने किसी और तरीके से अपन ने रेवेन्यू अर्न किया है, दीज आर नोन एज प्रॉफिट। द टर्म इज़ दैट when the owner invest the money, then the more revenue, more profit will be earned। जितना ज़्यादा अपन इन्वेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा अपन प्रॉफिट अर्न करेंगे। गेन क्या होता है, प्रॉफिट दैट अराइज फ्रॉम इवेंट, कि आपने कोई ट्रांजैक्शन किया, आपने जैसे सपोज़ ए है, ए ने बी को अपना प्रोडक्ट सेल किया, देन बी ने उसके बिहाफ पे मनी पे किया, देन ए ने जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर किया था वो 15,000 का किया था, उसको उसने 25,000 में बेचा। ओके, देन ये जो 10,000 का जो डिफरेंस है ये ए के लिए क्या हो जाएगा, गेन, मतलब एक तरीके से रेवेन्यू और एक तरीके से प्रॉफिट हो जाएगा, जो कि इसने एक ट्रांजैक्शन में से किया है। जैसे ट्रांजैक्शन क्या होता है, दो पार्टीज़ के बीच में होता है, तो आप कोई एक ट्रांजैक्शन से आपको जो प्रॉफिट अर्न हो रहा है, आप या किसी इवेंट से आपको जो प्रॉफिट अर्न हो रहा है वो आपका गेन होता है, छोटा मोटा प्रॉफिट जिसको अपन बोलते हैं, जो कि एक्सीडेंटली बिजनेस को मिलता है। ठीक है, जैसे मैंने फिक्स्ड असेट्स को सेल किया, अब मैंने मशीनरी मेरी सेल की, मैंने मशीनरी 25,000 में परचेज़ की थी, मुझे नहीं पता था कि मेरी मशीनरी के मुझे 35,000 मिलेंगे 10 साल बाद, बस मुझे मिल गए। ठीक है, तो ये मेरे क्या हो जाएगा, एक्सीडेंटल बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मेरे फ्यूचर में मेरे मशीनरी के 30,000 मुझे मिलेंगे, बट मुझे मिल गए, तो 5,000 का जो मेरा प्रॉफिट है ये मेरा गेन हो जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो जाता है अप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ एन असेट्स, कि आपकी असेट की वैल्यू अप्रिसिएट मतलब बढ़ गई। और हमेशा क्या होता है, असेट्स की वैल्यू डेप्रिशिएट मतलब गिरती ही है, कम ही होती है, बट कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसमें आपकी असेट्स की वैल्यू बढ़ जाती है। तो आपको इस चीज़ का आइडिया नहीं होता, जब अपने एसेट्स को सेल करते हो तो आपको एक्सीडेंटल बेनिफिट होता है, इसको अपन गेन बोलते हैं। दैट मीन्स द बेनिफिट और द प्रॉफिट इनकर्ड फ्रॉम एन इवेंट और अ ट्रांजेक्शन। एक ट्रांजेक्शन से या एक इवेंट से आपको प्रॉफिट मिला है, वो गेन होता है। लॉस मतलब आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए और आपने रेवेन्यू कम अर्न किया। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन दी रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस इज़ कॉल्ड लॉस। अगर आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए हैं, हायर द एक्सपेंसेस एंड लेस द रेवेन्यू, देन दिस विल द कंडीशन ऑफ द लॉस। तो ये क्या होती है, लॉस की कंडीशन हो जाती है। इट ऑल्सो रेफर टू मनी एंड मनीज वर्थ लॉस्ट विदाउट रिसीविंग एनी बेनिफिट इन रिटर्न, मतलब आपका क्या हुआ, मनी लॉस हुआ है, मतलब आपने एक्सपेंसेस ज़्यादा किए हैं बट आपको रेवेन्यू आपने कम अर्न किया है। एग्जांपल, कैश और गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, कि आपके फैक्ट्री में आग लग गई या आपकी चोरी हो गई, आपका जो कैश पड़ा था फैक्ट्री के अंदर, जो गुड्स पड़े थे वो आग में जल के ख़त्म हो गए, या वो चोरों ने थेफ्ट ने चुरा लिए, देन ये एक लॉस हो जाता है। इट ऑल्सो इंक्लूड लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, कि आपने फिक्स्ड असेट्स कोई मशीनरी आपने सेल की, ठीक है, मार्केट के अंदर आपने कोई मशीनरी सेल की मार्केट के अंदर, तो 25,000 की मशीनरी परचेज़ की थी, 10 साल बाद आपको 10,000 मिल रहे मशीनरी के, तो ये तरीके से लॉस हो जाता है, जो कि बिज़नेस को इनकर्ड करना पड़ता है। ठीक है, बेयर करना पड़ता है। अब होता है डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब क्या होता है, जब अपन गुड्स परचेज़ करते हैं तो अपन को डिस्काउंट ऑफर होता है, जैसे 10% डिस्काउंट, 12% डिस्काउंट और बाय वन टू गेट वन फ्री, ये कुछ डिस्काउंट अपन को ऑफ़र होते हैं, किसी परसेंटेज अमाउंट को डिस्काउंट ऑफ़र किया जाता है, इसको अपन बोलते हैं डिस्काउंट। अपन जब गुड्स परचेज़ कर रहे होते हैं तो जो प्राइस ऑफ गुड्स है वो कम हो जाती है, डिडक्ट हो जाती है कुछ परसेंट से। सपोज़ अगर मैंने 10,000 के गुड्स परचेज़ किए, मुझे 10% डिस्काउंट मिला है, मतलब 10% डिस्काउंट मतलब मुझे 1,000 का डिस्काउंट मिला है, मतलब मुझे 9,000 रुपीज़ ही पे करने हैं, तो मेरा क्या हो गया,
प्राइस डिडक्ट हो गया, जो मैंने गुड्स परचेज़ किया है उसका प्राइस डिडक्ट हो गया, इसको अपन बोलते हैं डिस्काउंट। ओके, इट इज़ ऑफर्ड इन 2 ways. Offer in reduction of agreed percentage of a list price at the same time selling goods is the way on the one of the giving discount. Such discount is known as trade discount. कि मैंने क्या किया, मैं कोई गुड सेल कर रही हूँ, उसके प्राइस में मैंने 10% या 12% डिस्काउंट लगा दिया कि आपको 10% डिस्काउंट ऑफर कर रही हूँ, 12% कर रही हूँ, 15% डिस्काउंट ऑफर कर रही हूँ, इसको मैं बोलती हूँ ट्रेड डिस्काउंट। इट इज़ जनरली ऑफर, मैन्युफैक्चरर जो है वो होलसेलर को ऑफ़र करते हैं और जो होलसेलर है वो रिटेलर्स को ऑफ़र करते हैं। आफ्टर सेलिंग द गुड ऑन क्रेडिट बेसिस द डेप्टर्स may be given certain reduction in the amount due to in case they pay the amount within the stipulated period or the earlier. अब एक तरीके का डिस्काउंट ऐसा होता है कि जो आप अपने डेप्टर्स को पे करते हो, जिन्होंने आपसे उधारे माल लिया है। सपोज़ एक कंपनी ए है और एक कंपनी बी है। कंपनी ए ने उधार में माल लिया है कंपनी बी से, क्रेडिट में माल लिया है कंपनी बी से, और उसने मतलब प्रॉमिस किया है कि वो विदिन 1 मंथ जो उसका जो उधार है, जो पैसा है वो चुका देगा, वो पे कर देगा मनी इसका, और उसने 1 मंथ से पहले ही पे कर दिए। विदिन 1 मंथ उसने अमाउंट पे कर दिया कंपनी बी को। तो कंपनी बी क्या करेगा, उसको कुछ ऑफ़र मतलब उसको कुछ डिस्काउंट देगा कि उसने टाइम पे मनी पे किया है या टाइम से पहले उसने मनी पे किया है, तो उसको कुछ डिस्काउंट ऑफ़र करेगा। ठीक है, कि 15,000 ना दे के आप मुझे राउंड फिगर में 14,000 ही दे दो, तो उसने क्या किया, एक तरीके से डिस्काउंट ऑफ़र किया। इसको अपन बोलते हैं कैश डिस्काउंट। जब अपन पेमेंट दे रहे होते हैं, कैश पेमेंट कर रहे होते हैं, उस टाइम पे जब हमको डिस्काउंट मिलता है इज़ नोन एज कैश डिस्काउंट। तो 2 तरीके के डिस्काउंट होते हैं, एक तो ट्रेड डिस्काउंट कि आपके जो अपने प्राइस जो है आपके प्रोडक्ट पे उस पर कुछ % से डिडक्शन मिला है, और कैश डिस्काउंट क्या होता है कि आप जब पेमेंट दे रहे हैं उस टाइम पे आपने टाइम पेमेंट किया है। ये स्पेशली डेप्टर्स को दिया जाता है कि उन्होंने टाइमली पे किया है मनी, इसलिए हम आपको 1,000 का डिस्काउंट दे रहे हैं या 2,000 का डिस्काउंट दे रहे हैं या 5,000 का डिस्काउंट दे रहे हैं। ओके, नाउ वी आर कमिंग टू वाउचर। वाउचर मीन्स अ डॉक्यूमेंट एविडेंस when we are purchasing the product or when we are selling the product, we are giving the voucher, that means invoice, that means bill to the customer, that this is the evidence that I have sold that product in this price, or I have offered 10% discount on that, the final payment is this, कस्टमर का नाम, कस्टमर का फ़ोन नंबर, ये पूरा एविडेंस होता है जो कि कस्टमर के पास एज वेल एज़ जो रिटेलर है, जो होलसेलर है, जो शॉपकीपर है, उसके पास भी रहता है। ये एक एविडेंस मतलब एक बिल होता है। ठीक है, तो वाउचर का एग्जांपल क्या हो जाएगा, बिल। अपन जो इनवॉइस अपन लेते हैं, इसलिए तो बोलते हैं कि बिल हमेशा लेना चाहिए। भले आप छोटे से छोटा अमाउंट का कोई चीज़ खरीद रहे हो, यू हैव ऑलवेज टू रिसीव बिल फ्रॉम द shopkeeper, so that this is the evidence that I have purchased that product in that amount from this shop only, और डेट भी लिखी हुई होती है कि मैंने कब परचेज़ किया था, उसमें इनवॉइस बिल भी लिखा हुआ होता है, इनवॉइस नंबर भी लिखा हुआ होता है। तो वाउचर मतलब क्या होता है, आपका एक डॉक्यूमेंट एविडेंस होता है कस्टमर के पास और एज वेल एज़ सेलर के पास, दोनों के पास होता है कि हाँ भाई मैंने ये प्रोडक्ट इनको सेल किया है या मैंने इनसे ये प्रोडक्ट परचेज़ किया है, ये गुड्स एंड सर्विसेज परचेज़ किए हैं इनसे, इस अमाउंट में की है। उसमें पूरी डिटेल लिखी हुई होती है कि आपने कितनी क्वांटिटी में परचेज़ किया है, कौन सा प्रोडक्ट परचेज़ किया है, कितना डिस्काउंट ऑफ़र हुआ है, आपने फ़ाइनल पेमेंट कितनी की है। अगर आपने आधा कैश में परचेज़ किया है और आधा क्रेडिट में परचेज़ किया है, तो कैश में आपने कितना पेमेंट दिया है और बाकी जो क्रेडिट है वो इतना है, आपको 1 महीने में या 2 महीने में पे करना है। तो ये एक एविडेंस होता है। नाउ गुड्स क्या होते हैं, द प्रोडक्ट सोल्ड बाय द बिज़नेस और द प्रोडक्ट परचेज बाय द बिज़नेस। तो गुड्स भी 2 तरीके के होते हैं, तो फिनिश गुड्स होते हैं और एक नॉन फिनिश गुड्स होते हैं। फिनिश गुड्स क्या होते हैं कि आपने रॉ मटेरियल को यूज़ किया, उसको वर्कर्स ने उस पर काम किया, मैन्युफैक्चर किया और फाइनल गुड्स प्रोड्यूस किया, मार्केट में सेल किया आपने।
और रॉ मटेरियल, नॉन फिनिश्ड गुड्स मतलब इज़ द एग्जांपल ऑफ रॉ मटेरियल, कि आप कहीं से रॉ मटेरियल परचेज करके ला रहे हो। जैसे आप वुलन क्लोथ्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो आप वूल परचेज़ करके ला रहे हो, उस वूल से आप वुलन क्लॉथ बना रहे हो, तो आप उसको मार्केट में बेच रहे हो, सेल कर रहे हो। तो गुड्स भी दो तरीके के होते हैं कि आप जब बाय और सेल करते हो अपने प्रोडक्ट को, उसको हम बोलते हैं गुड्स। द आइटम दैट आर परचेज फॉर यूज़ इन द बिजनेस इज आर नॉट कॉल्ड गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, अ फर्नीचर डीलर परचेज ऑफ चेयर एंड टेबल इन टर्म ऑफ गुड्स, ठीक है, वाइल ऑफ अदर इज इट इज़ द फर्नीचर इज ट्रीटेड एज एन असेट। स्टेशनरी मर्चेंट, स्टेशनरी इज अ गुड्स, ठीक है। अब आता है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स मतलब क्या होता है, द मनी विड्रॉन बाय द ओनर और द प्रोपराइटर फ्रॉम द बिजनेस in the form of cash or in the form of assets, ओके। मनी बिजनेस में से निकल, जैसे मैंने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है, मैंने उसमें से कुछ महीनों बाद या 1 साल बाद या 2 साल बाद मैंने 20,000 रुपीज़ मैंने मेरे बिजनेस में से निकाल लिए, तो ये ड्राइंग्स कहलाता है, ठीक है। जब ओनर या जो बिज़नेस ओनर है, जो बिज़नेस प्रोपराइटर है, जब मनी विड्रॉ करता है बिजनेस में से, इसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स। ड्राइंग से क्या होता है, इन्वेस्टमेंट रिड्यूस होता है। अगर आपने स्टार्टिंग में 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है और ओनर ने 20,000 रुपीज़ 6 महीने बाद निकाल लिए, तो उसका इन्वेस्टमेंट 80,000 कैलकुलेट हो गया, ओके। तो उससे क्या होगा, उसका इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हो रहा है। परचेज़ क्या होता है, आपने टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स जो परचेज़ किया है, चाहे क्रेडिट पे किया हो चाहे सेल्स पे किया हो, वेयर देयर यू हैव परचेज इट फ्रॉम द क्रेडिट और इन द फॉर्म ऑफ सेल्स, ठीक है, इज़ नोन एज परचेज, ठीक है। अब परचेज आर ऑफ ऑल्सो 2 टाइप्स, दैट यू हैव परचेज रॉ मटीरियल सो दैट यू कैन मैन्युफैक्चर इट एंड प्रोड्यूस अ फाइनल प्रोडक्ट सो दैट यू कैन रीसेल इट। कि अपन 2 तरीके से आइटम्स को परचेज़ करते हैं, एक तो रीसेल करने के लिए करते हैं और एक फ़ाइनल कंजप्शन के लिए करते हैं। सपोज़ मैंने शुगर परचेज़ की ताकि मैं इसको फाइनली कंज्यूम कर सकूं, और एक मैंने शुगर परचेज़ की ताकि मैं उसे कैंडीज़ को यूज़ कर सकूं या मैं उसे शरबत बना सकूं और मैं उसको शरबत बना के मैं इसको रीसेल कर सकूं। तो एक अपन गुड्स को परचेज़ करते हैं फाइनल कंजप्शन के लिए, और एक अपन गुड्स को परचेज़ करते हैं ताकि अपन इसको किसी और मिक्सचर में यूज़ कर सकें और अपन इसको रीसेल कर सकें, ठीक है। तो परचेज़ भी 2 तरीके के होते हैं, एंड बोथ क्रेडिट एंड कैश परचेज़ आर रिकॉर्डेड इन दी अकाउंटेंसी। परचेज़ में भी कैश परचेज़ और क्रेडिट परचेज़। स्टॉक मीन्स स्टॉक इन हैंड, हाउ मैनी फिनिश गुड्स यू हैव or how many raw materials you have in your hand at the end of the accounting period is known as stock. In trading concern, the stock in hand is the amount of goods, कि कितना गुड्स आपके पास अभी अनसोल्ड पड़ा है। आपने सपोज़ 20 क्वांटिटीज़ पर आपने मैन्युफैक्चर की, या 20 टी शर्ट्स आपने मैन्युफैक्चर की, उसमें से आपकी 18 टी शर्ट्स बिक गई, सोल्ड हो गई, बाकी 2 टी शर्ट्स आपके पास अभी तक पड़ी है, ठीक है। तो ये क्या होता है, अपना स्टॉक इन हैंड होता है जो भी अनसोल्ड पड़ा है एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। अपना अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, अप्रैल से मार्च तक का होता है अपना अकाउंटिंग पीरियड। तो जब अपना अप्रैल में अपन अपना बिज़नेस शुरू किया था, मार्च में अपना बिज़नेस ख़त्म हो गया, तो उस टाइम पे अपने पास जो भी अपने अनसोल्ड प्रोडक्ट्स पड़े होते हैं, गुड्स पड़े होते हैं, तो उसको अपन स्टॉक इन हैंड बोलते हैं, और उसको अपन क्लोजिंग स्टॉक और एंडिंग इन्वेंट्री भी बोलते हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर क्या होता है, आपके पास रॉ मटेरियल पड़ा है, सेमी फर्निश्ड गुड्स की कुछ रॉ मटेरियल पड़े हैं, कुछ ऐसे गुड्स पड़े हैं जो भी आधे मैन्युफैक्चर और उनको आधे मैन्युफैक्चर करना बाकी है, कुछ फिनिश गुड्स पड़े जो कि अनसोल्ड पड़े हैं, और आपकी क्लोजिंग डेट आ चुकी है, आपका अकाउंटेंसी का पीरियड जो है वो क्लोज़ होने वाला है, ठीक है। अब स्टॉक भी 2 तरीके के होते हैं, एक तो ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक में क्या होता है, आप अपना बिज़नेस शुरू कर रहे हो, उस टाइम पे जो आप रॉ मटेरियल परचेज़ कर रहे हो, या उस टाइम पे जो अपना अमाउंट परचेज़ करते हो अपने बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, वो था ओपनिंग स्टॉक। और आपका एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड में
जो आपका स्टॉक बच जाता है, दिस इज़ कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। डेप्टर्स क्या होते हैं? डेप्टर्स आर द पर्सन or the entities who owe to the enterprise an amount for buying in goods and services on the credit. The amount standing against such persons or entities on the closing date is shown in the balance sheet on the sundry debtors on the asset side. पहले तो डेप्टर्स क्या होता है कि आपने जिनको उधार में माल दिया है, तो आपने जिनको अपना क्रेडिट में गुड्स आपसे लिए हैं, आपसे परचेज़ किए हैं, तो उनको इन फ्यूचर में आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा, तो आपके डेप्टर्स कहलाते हैं। जिन्होंने आपसे उधार में माल लिया है वो आपके डेप्टर्स कहलाते हैं, ठीक है। और क्रेडिटर्स कौन कहलाते हैं? जिनसे आपने उधार में माल लिया है। सपोज़ एक कंपनी है ना, टिस्को कंपनी है, उसने स्टील कंपनी से उधार में स्टील ली है, ठीक है, तो डेप्टर्स हो जाएगा। ओके, अब जैसे एक और जो डेप्टर्स होते हैं वो अपने असेट साइड पे शो होते हैं, और जो क्रेडिटर्स होते हैं अपने लाइबिलिटी साइड पे शो होते हैं। क्रेडिटर्स कौन होता है? जिनसे आपने उधार में माल लिया। सपोज़ मैं किसी शॉप पे गई, मैंने कोई पेन, कोई पेंसिल या कुछ भी परचेज़ किया, मैंने उधार में परचेज़ किया, तो मुझे इन फ्यूचर उस शॉपकीपर को मनी पे करना पड़ेगा, वो हो गया क्रेडिटर। अब जैसे मुझसे किसी ने उधार में परचेज़ किया है, जैसे मुझसे किसी एक्स-वाई-ज़ेड किसी पर्सन ने उधार में कोई मेरे से चीज़ ली है, तो वो मेरे लिए डेप्टर हो जाएगा कि उस पर्सन को मुझे इन फ्यूचर अमाउंट पे करना है, क्योंकि उसने मुझसे उधार में ये चीज़ ली है, तो मेरा डेप्टर हो जाएगा। डेप्टर एसेट साइड पे शो होता है, और किस नेम से शो होता है? सन्ड्री डेप्टर्स नाम से। और जो क्रेडिटर्स होते हैं वो लायबिलिटी साइड पे शो होते हैं, ठीक है। क्रेडिटर्स और डेप्टर्स दोनों समझा दिए मैंने आपको। क्रेडिटर्स वो पर्सन होते हैं जिनको आपको पे करना होता है, जिनसे आपने उधार में माल लिया है, ठीक है, जिनको आपको पे करना होता है इन फ्यूचर, वो अपने क्रेडिटर होते हैं। वो सन्ड्री क्रेडिटर्स नाम से शो होता है बैलेंस शीट के अंदर एंड द लायबिलिटी साइड। सो दीज की टर्म्स you have to write in your register, okay, and you have to write difference between assets and liability, difference between sales and purchase, revenue and expenses, profit and loss, and closing stock and opening stock, debtors and creditors. These are the important differentiate which is always come in your exam, जो हमेशा आपके एग्ज़ाम में आती है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट की टर्म्स हैं जो आपको अपने कॉपी में लिखनी है, और आपको इनके बीच में डिफरेंशिएट भी करना है। फर्स्ट डिफरेंशिएट होगा डेप्टर एंड क्रेडिटर के बीच में, सेकंड ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक के बीच में होगा, परचेज एंड सेल्स के बीच में डिफरेंशिएट होगा, उसके बाद अपने असेट्स एंड लायबिलिटी के बीच में डिफरेंशिएट होगा, देन अपने गेन एंड लॉस के बीच में डिफरेंशिएट होगा, ओके, अपने रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के बीच में डिफरेंशिएट होगा। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट डिफरेंशिएट, ठीक है, जिसमें जो आपके एग्ज़ाम में हमेशा आती है। सो हियर वी विल एंड विद आवर क्लास। सो द होमवर्क आई विल चेक ऑन सैटरडे। You all have to send the homework on my personal number on WhatsApp, ठीक है, बाय मेकिंग अ PPT। आपको PPT बनानी है, आपने जितना भी होमवर्क किया मुझे सेंड करना है आपके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, और मैं हर सैटरडे को आपका ये चेक करूँगी होमवर्क, जिसमें आपको मैंने फर्स्ट जो मैंने पढ़ाया था आपको अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग वगैरह सारी चीज़ें पढ़ाई थी। आज मैंने आपको कुछ बेसिक आइटम्स बताया अकाउंटेंसी के अंदर, कुछ डिफरेंशिएट मैंने आपको लिखने के लिए बोले हैं, ये सारे आपको रजिस्टर में करने हैं, और मैं इसको सैटरडे को चेक करूँगी। तो आपका जो होमवर्क है वो एवरी सैटरडे चेक होगा, और आपको अपना होमवर्क कंप्लीट करके भेजना है, एज अ PDF फॉर्म में भेजना है, और वो PDF अपने नाम के साथ भेजनी है कि मेरा नाम है और मैंने इतना होमवर्क किया, मतलब PDF आपको भेजनी है। ओके, goodbye, and do your homework on time and write these key terms in your register. Thank you.